नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल आपको बीएससी पार्ट सेकेंड का थर्ड पेपर ऑप्टिक्स पढ़ा रही हूँ। इसके अंदर आज अपन दो समानांतर रेखा छिद्रों द्वारा फ्रेनहोफर विवर्तन की घटना को पढ़ेंगे। We will study Fraunhofer diffraction due to two parallel slits. यहाँ पर ये मैंने दो रेखा छिद्र लिया है। पहला रेखा छिद्र है AB द्वारा दर्शाया है और दूसरा रेखा छिद्र है CD। इन दोनों स्लिट्स की जो चौड़ाई हमने मानी है वो स्मॉल e के बराबर मानी है और यहाँ पर इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो रीजन है BC, इस भाग की चौड़ाई मेरे पास स्मॉल b के बराबर है। अब इसके ऊपर एक तरंगाग WF आपतित हो रही है। हमारे पास जो तरंगाग हम काम में ले रहे हैं ये समतल तरंगाग है। We are using plane wavefront WF to be incident on two parallel slit arrangement. अब जैसे ही ये तरंगाग इसके ऊपर गिरेगी तो ये अवरोधक की तरह काम करेगा और यहाँ से विवर्तन की घटना होगी। हम उन तरंगाओं को देखेंगे जो कि थीटा कोण के ऊपर विवर्तित हो रही हैं। We will consider the rays after diffraction at an angle of theta. तो यहाँ से विवर्तन के बाद हमें जो तरंगाग मिल रही है उसको हमने W' F' द्वारा दिखाया है। विवर्तित तरंगों को फोकस करने के लिए हमने लेंस का उपयोग किया है। लेंस L द्वारा हम इसको पर्दे XY के ऊपर फोकस कराते हैं। हमें बिंदु P के ऊपर तीव्रता का मान निकालना है। ये जो बिंदु P है ये हमारी स्क्रीन XY के ऊपर स्थित है। अब हमने क्या लिया है इसके अंदर, हमारे पास जब हमने एक रेखा छिद्र लिया था तो उस एक रेखा छिद्र के उपयोग से अपने पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो विवर्तित तरंगे हैं उनका परिणामी आयाम होता है a थीटा बराबर a0 sin अल्फा अपॉन अल्फा। यहाँ पर अल्फा जो है ये बराबर है पाई e sin थीटा अपॉन लैम्डा। लैम्डा मेरे पास आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। अब यहाँ पर ये तो हमने निकाला है आयाम जब हम सिंगल स्लिट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने दो स्लिट का उपयोग किया है। इन दो स्लिट से जो प्रकाश निकल रहा है उनके बीच में पथांतर समान रहता है, अर्थात हम ये मान सकते हैं कि इन स्लिट का जो मध्य बिंदु है जिसको हम यहाँ पर S1 और S2 से दर्शा रहे हैं ये कला संबंध स्रोत की तरह काम करते हैं। The points S1 and S2 which are situated in between the slit AB and CD respectively, they will act as coherent sources. तो जब S1 S2 कला संबंध स्रोत की तरह काम कर रहे हैं तो जो प्रकाश इनसे निकलेगा उनमें आपस में व्यतिकरण की घटना संभव है। There will be an interference phenomena between the light emitted from the sources which are coherent sources S1 and S2 so as to produce an interference pattern on the screen. तो हमें स्क्रीन के ऊपर विवर्तन के साथ साथ व्यतिकरण का भी प्रारूप दिखाई देगा। अब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो परिणामी प्रारूप आएगा वो दो कारणों से आएगा। एक तो विवर्तन की घटना है और एक है व्यतिकरण।
The image formed on the screen is of two phenomena, based on two phenomena that are diffraction and interference. अब जब हम एक स्लिट ले रहे हैं तो हमने परिणामी आयाम को लिखा है a थीटा बराबर a0 sin अल्फा अपॉन अल्फा से। मुझे P बिंदु के ऊपर परिणामी विक्षोभ का मान निकालना है। अब हमारे स्रोत S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेस की तरह काम कर रहे हैं, तो P पर परिणामी विक्षोभ हम व्यतिकरण के सिद्धांत से निकालेंगे। हमें पता है कि P बिंदु के ऊपर व्यतिकरण के सिद्धांत से विक्षोभ का मान आ जाएगा, परिणामी आयाम को मैं कैपिटल R से लिखूं तो ये मान आ जाएगा a थीटा स्क्वायर। a थीटा है एकल स्लिट द्वारा जो हमने आयाम का मान निकाला था a थीटा स्क्वायर, प्लस दूसरी भी स्लिट से आयाम इतना ही आएगा a थीटा के बराबर, प्लस a थीटा स्क्वायर 2a थीटा इंटू a थीटा cos 2 पाई बाय लैम्डा e प्लस b sin थीटा, दिस होल रेज टू द पावर हाफ। अब मैं इसको हल कर रही हूं और यहाँ पर cos के अंदर जो फैक्टर है पाई बाय लैम्डा e प्लस बी साइन थीटा, इसको मैं बीटा के बराबर रख रही हूं। तो ये मान रखने पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी 2a थीटा cos बीटा। a थीटा का मान रख दें तो a थीटा का मान रखने पर परिणामी P बिंदु के ऊपर आयाम का मान आ गया 2a0 sin अल्फा अपॉन अल्फा cos बीटा। ये तो हमने आयाम निकाला है, इसका वर्क कर दें तो P पर हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। इंटेंसिटी आ जाएगी I0 sin स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। यहाँ पर हमने 4a0 स्क्वायर की जगह I0 रखा है। अल्फा बीटा के मान में रख दूं, अल्फा का मान है पाई e sin थीटा अपॉन लैम्डा। इसी तरह बीटा का मान रख दें, बीटा का मान है पाई बाय लैम्डा e प्लस बी साइन थीटा। तो किसी बिंदु के ऊपर परिणामी आयाम निकालने के लिए हमें यहां से अपन देख सकते हैं कि इंटेंसिटी की वैल्यू एक तो निर्भर कर रही है फैक्टर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, जो कि है एकल रेखा छिद्र से विवर्तन, और दूसरा फैक्टर है cos स्क्वायर बीटा के कारण, जो कि है व्यतिकरण की घटना के कारण। एकल रेखा छिद्र से जो विवर्तन हो रहा है उसके बारे में पूरा डिटेल अपन पिछले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे कि जब अपन इस कंपोनेंट को ले रहे हैं तो तीव्रता के अंदर प्रिंसिपल मैक्सिमा कब आ रहा है, फैक्टर है मेरा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अगर मैं मानूं कि थीटा मेरा 0 के बराबर है, थीटा 0 है, अर्थात चित्र से अपन देखें तो मेरी जो तरंग है वो सीधी ही निकल जाएगी बिना किसी विवर्तन के। तो यहाँ पर मेरे पास थीटा 0 होने की स्थिति में तीव्रता का मान आ जाएगा अधिकतम, जो कि है I0 के बराबर। ये तो हो गया मुख्य उच्चिष्ट। ऐसे ही दूसरे उच्चिष्ट को देखिए, द्वितीयक उच्चिष्ट अर्थात सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए उच्चिष्ट की तीव्रता का मान अपन निकाल चुके हैं पिछले व्याख्यान में, 4I0 अपॉन 2m+1 होल स्क्वायर पाई स्क्वायर। और प्रिंसिपल मिनिमा मुख्य निम्निष्ट के लिए कंडीशन निकाली थी E sin थीटा बराबर प्लस माइनस m लैम्डा, और इस स्थिति के अंदर तीव्रता का मान 0 के बराबर आता है।
ये जो आ रहा है, ये जो अभी अपन ने देखा है, ये तो आ रहा है तीव्रता का वितरण जब हम विवर्तन की घटना को देख रहे हैं। अब हम तीव्रता का मान निकालेंगे जब हम कंपोनेंट व्यतिकरण का ले रहे हैं। व्यतिकरण के लिए घटक है cos स्क्वायर बीटा। तो cos स्क्वायर के अंदर मान अधिकतम आएगा जब cos स्क्वायर बीटा बराबर 1 हो। तो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन आ गई? बीटा बराबर प्लस माइनस एन पाई। तो यहाँ पर हम बीटा बराबर एन पाई रख दें तो मेरे पास यहाँ बीटा बराबर एन पाई रख दें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का मान, बीटा के लिए मान है अपने पास पाई ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन लेमडा। इसको मैं एन पाई रख दूं तो साइन थीटा का मान आ जाएगा एन लेमडा अपॉन ई प्लस बी। ये तो है व्यतिकरण का उच्चिष्ट। इसी तरह व्यतिकरण का निम्निष्ठ की स्थिति आएगी जब cos स्क्वायर बीटा बराबर 0 है। cos स्क्वायर बीटा को मैं 0 रख दूं तो यहां से बीटा का मान कितना आ जाएगा? बीटा का मान आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के बराबर है। बीटा का मान रख दूं पाई ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन लेमडा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो साइन थीटा आ गया 2n प्लस 1 लेमडा अपॉन 2 ई प्लस बी। तो पहले अपन ग्राफ बना रहे हैं। एक्स अक्ष पे तो ले रही हूं मैं कोण अल्फा बनाएंगे और बीटा बनाएंगे, फिर हम इन दोनों का रिजल्टेंट ग्राफ बनाएंगे और वाई एक्सिस के ऊपर मेरे पास इंटेंसिटी है। यहां पर मैक्सिमा के लिए बीच का मैक्सिमा आ रहा है जब अल्फा मेरे पास 0 है। पहला ग्राफ है ये 0 के ऊपर, इंटेंसिटी अधिकतम है I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर का ये ग्राफ है। इंटेंसिटी मैक्सिमम है व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0। मिनिमा के लिए हम हमारी कंडीशन निकाल चुके हैं दैट अल्फा मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। ये हमने इसको ग्राफ में दिखाया है। अल्फा मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर मेरे पास मिनिमा की कंडीशन आ रही है और ये कंडीशन है मेरे पास सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। तो ये तो है मेरे पास ग्राफ डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट का। अब व्यतिकरण का ग्राफ अपन देखें। व्यतिकरण के ग्राफ में यहां अपन ने निकाला है कि इंटरफेरेंस का मैक्सिमा आएगा जब बीटा मेरे पास प्लस माइनस एन पाई के बराबर है। तो मैक्सिमा की कंडीशन हम निकाल लें और ये मेरे पास इसके मिनिमा आ रहे हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए इन दोनों ग्राफ को परिणामी ग्राफ मैंने यहां पर दिखाया है। तो ये जो ग्राफ है ये मेरे पास दो रेखा छिद्रों से परिणामी विवर्तन में तीव्रता का जो वितरण आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर मेरे पास दो तरह के प्रभाव हो रहे हैं। एक तो है व्यतिकरण और दूसरा प्रभाव है विवर्तन का। इस प्रभाव के कारण हमारे पास कुछ मिसिंग ऑर्डर भी आते हैं। मिसिंग ऑर्डर को निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास विवर्तन का जो मिनिमा आ रहा है उसके लिए हमने अभी कंडीशन निकाली थी कि E sin थीटा बराबर प्लस माइनस एम लेमडा। ये कंडीशन है विवर्तन के मिनिमा के लिए। इसी तरह
एक कंडीशन हमने निकाली थी इंटरफेरेंस के मैक्सिमा के लिए, जो कि है E प्लस बी साइन थीटा बराबर n लैम्डा। ये दोनों कंडीशन समान विवर्तन कोण थीटा के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि पहला जो कंडीशन है वो तो है मिनिमा की, और उसी कंडीशन के लिए सिचुएशन थीटा के लिए हमने एक डिफरेंट सिचुएशन निकाली है मैक्सिमा के लिए। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा का मान निकालूं तो ये कितना आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से m लैम्डा अपॉन e, और दूसरी इक्वेशन से आ जाएगा n लैम्डा अपॉन e प्लस बी, जहां पर e तो है मेरे पास स्लिट की चौड़ाई और b है दोनों स्लिट के बीच की दूरी। मैं मान लूं कि b और e बराबर है तो यहां से n बराबर आ जाएगा 2m। तो m को मैं इंटीजर मानूं 1 2 3, तो यहां से n का मान आ जाएगा 2 4 6। मतलब अगर मेरा विवर्तन निम्निष्ठ आ रहा है तो उसी स्थिति के ऊपर मेरा व्यतिकरण का उच्चिष्ट आएगा। तो हम कह सकते हैं कि विवर्तन के निम्निष्ठ की स्थिति के ऊपर व्यतिकरण का जो उच्चिष्ट है वो विलोपित हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरे पास b बराबर 2e है तो कंडीशन आ जाएगी n बराबर 3m। तो यहां से जहां पर फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है m को मैं 1 रखूं तो विवर्तन का निम्निष्ठ मुझे मिलेगा, और उसी पॉइंट के ऊपर मुझे थर्ड ऑर्डर का इंटरफेरेंस का मैक्सिमा मिलेगा, वो मेरा वहां पर से विलुप्त हो जाएगा। तो अगर हम डिफ्रैक्शन बाय टू स्लिट्स की कंडीशन मान रहे हैं तो हमें कुछ मिसिंग ऑर्डर्स उसके अंदर मिलेंगे, कुछ लुप्त श्रेणियां उसके अंदर अपने को दिखाई देंगी। तो अगर फ्रेनहोफर विवर्तन के अंदर हमारे पास अनंत दूरी से एक प्रकाश की समतल तरंगाग आती है, वो अवरोधक से टकराती है और अपनी डायरेक्शन से उसका विचलन होता है, विवर्तन की घटना होती है, और उसको हम एक बिंदु पर फोकस कराने के लिए लेंस का उपयोग करते हैं, और विवर्तित किरण भी हमारी समतल तरंगाग ही होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।